Hello friends, I am Dr. Archana Moona, consultant gynecologist and obstetrician infertility specialist from Dr. Moona Skin and Gynec Center इंदौर। आज मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कितनी ज़रूरी होती है। अब प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी करानी क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है, उससे हमें बच्चे के बारे में क्या पता चलता है और ऐसा क्यों है कि हमको सोनोग्राफी करानी ही चाहिए। तो सोनोग्राफी बेसिकली जो होता है बहुत ही सेफ टूल होता है प्रेगनेंसी में बच्चे को उसकी पोजीशन, उसकी ग्रोथ, उसका विकास, उसकी स्वास्थ्य, ये सब पता करने के लिए। जो सोनोग्राफी होता है बेसिकली उसमें से साउंड वेव्स निकलती हैं। इट इज़ टेक्नोलॉजी ऑफ अ साउंड वेव जो बिल्कुल जो हमारे भ्रूण पड़ रहा है हमारे बच्चेदानी में, वो बिल्कुल उसके लिए एकदम सुरक्षित है। अब जो सोनोग्राफी होती हमारे को हर समय अलग अलग समय पे प्रेगनेंसी में करानी चाहिए। शुरू के समय पे तो कितनी सोनोग्राफीज हमें करानी चाहिए, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। अब देखिए, ये कितनी सोनोग्राफी करानी चाहिए ये हर पेशेंट टू पेशेंट उस चीज़ को हम लोग वेरी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं, उनको कोई भी हाई रिस्क फैक्टर नहीं होता। अब हाई रिस्क फैक्टर की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि उसकी पहली बार की प्रेगनेंसी है, उसको पहले कोई अबॉर्शंस नहीं है, उसका बीपी नॉर्मल है, उसका थायराइड भी नॉर्मल, उसको और कोई उसको डायबिटीज़ नहीं है, या उसको और कोई प्रॉब्लम है जो उसको जिस वजह से उसको प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से ठहरी है, या फिर उसको पहले कई बार रिपीटेड मिसकैरेजेस हो चुके हैं। तो सोनोग्राफी बेसिकली साउंड वेव्स जो होती हैं वो हमारे साउंड वेव्स जो होती हैं वो इस तरह से हमारे यूट्रस के अंदर जाती हैं और उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमको इस तरह से स्क्रीन पे दिखाई देता है। अब हम बात करें सोनोग्राफी की, तो मिनिमम हमको कम से कम 4 सोनोग्राफीज हर प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है कराना। अब जो पहले तिमाही की सोनोग्राफी होती है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सोनोग्राफी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेसिकली वे इज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल टिल 12 वीक्स। इस दौरान हमें 2 सोनोग्राफीज बहुत ज़रूरी सोनोग्राफीज है जो हमें करानी चाहिए। सबसे पहले सोनोग्राफीज होती है 5 से 6 हफ्ते पे, जो हमें बताती है कि जो बच्चा हमारा बच्चा बना है वो बच्चेदानी के अंदर है, बाहर तो नहीं है, या फिर जो बच्चा बना है वो उस विकास दर से बढ़ रहा है जिस विकास दर से वो जिस तरह से वो आया है, जो हम लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट से हम कैलकुलेट करके जो हम लोग जेस्टेशनल एज निकालते हैं उसके रिलेटिवली उसकी ग्रोथ है या नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ बात है वो होता है उसका लोकेशन। लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो पहले तिमाही की सोनोग्राफी होती है, जो हम लोग 5 to 6 वीक्स पे हम लोग आइडियली प्रेफर करते हैं, वो सोनोग्राफी हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका होता है ट्रांस एब्डोमिनल रूट, मतलब ऊपर से हम लोग पेट के थ्रू वो सोनोग्राफी करते हैं। दूसरा तरीका होता है ट्रांस वेजाइनल रूट, जो कि इस वाले प्रोब से की जाती है, दैट इज वो यूनिमार्क से किया जाता है। बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है वो भी, और बहुत ही जेंटल तरीके से किया जाता है। दोनों चीज़ों में अंतर क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे लिए वो ऑब्वियसली हमको ज़्यादा अच्छा दिखाती है रिलेटिव टू ट्रांस एब्डोमिनल रूट। तो कई बार ऐसा होता है कि शुरू के दिनों में हमको बच्चा जो है वो ऊपर से नहीं पता चलता है, हमें ऊपर से कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, तो फिर हम उसको ट्रांस वेजाइनल रूट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर है। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज तो नहीं है, जो कि ट्यूबल प्रेगनेंसीज होते हैं, ट्यूब के अंदर ठहर जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना। अब जो बाद की सोनोग्राफी होती है, जो हम लोग पता करते हैं 8 to 9 वीक्स के बाद, 8 to 9 वीक्स में हम लोग पता करते हैं कि बच्चा जो बढ़ा या बच्चा जो बच्चेदानी के अंदर आया उसकी ग्रोथ कैसी है, और उसमें बच्चेदानी में बच्चे में जो है वो धड़कन आई है या नहीं आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर बनी, बच्चा भी बना, लेकिन 8-9 वीक्स पर उसकी जो धड़कन आनी चाहिए वो नहीं आई, तो हम मिस्ड अबॉर्शन के केसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब बच्चा जो है उसमें वो जेनेटिक पोटेंशियल नहीं था कि वो आगे अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कर पाए। तो जैसे कि हम लोग सोनोग्राफी में हम लोग देखते हैं बेसिकली हमें जो ये यूट्रस दिखाई देता है उसमें, और उसके अंदर एक ब्लैक कलर का शैडो दिखाई देता है, दैट इज नोन एज जेस्टेशनल सैक। जेस्टेशनल सैक के साथ में हमें एक छोटा सा बिंदु दिखाई देता है बिल्कुल अंगूठी जैसा, उसको हम बोलते हैं योग सैक। और उसके बाद उसी के साथ में एक लगा हुआ एक बच्चे का अंश होता है जिसको हम बोलते हैं फीटल बोल। तो बच्चा बनने की शुरुआत होती है वहाँ से, जो हम अगर सीक्वेंस मालूम करें कि बच्चा किस तरह से बढ़ता है, तो सबसे पहले जेस्टेशनल सैक आता है जो 4 to 5 वीक्स की एज में आता है। फिर उसके बाद योग सैक आता है,
योग सेट 5 to 6 वीक्स की एज में आता है। उसके बाद फीटल पोल आता है जो 6 to 7 वीक्स की एज में आता है। एंड देन द लास्ट वन जो आती है वो आती है बच्चे में धड़कन, मतलब कार्डिक एक्टिविटी। ये 4 चीज़ें पहली तिमाही की सोनोग्राफी में मालूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि मिस्ड अबॉर्शन के पेशेंट हैं, उनमें ये सोनोग्राफी बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। अब हम बात करें सेकंड सोनोग्राफी की। सेकंड सोनोग्राफी जो होती है वो होती है 12 से 13 हफ्ते के बीच में। अब जो 12 से 13 हफ्ते की सोनोग्राफी होती है उसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम बोलते हैं एंटी स्कैन। एंटी स्कैन मतलब न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। जो न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन होता है ये 11 हफ्ते 6 दिन से लेकर 13 हफ्ते 6 दिन तक किया जाता है। इसको करने के कुछ स्पेशल इंडिकेशंस हैं और उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो इंडिकेशंस ये हैं कि उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चा इस समय काफ़ी बढ़ चुका होता है, उसके सारे अंग ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके होते हैं। उसमें जो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं वो देखते हैं हम न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, जो ये वाली चीज़ होती है गर्दन के पीछे फ्लूइड का हम लोग मेजर करते हैं, वो दैट इज़ नोन एज। इसका रिलेशन है एनोमलीज के लिए, मतलब डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18, एडवर्स सिंड्रोम, ये सारी जो मानसिक विकृतियाँ होती हैं बच्चे में जो जेनेटिकली प्रूवन होती हैं, वो सब चीज़ों से इसका कोरिलेट हम कर सकते हैं। कई बार ये फ्लूइड काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है तो हमें पेशेंट को आगे के लिए जो उसके आगे के मार्कर्स होते हैं उन पे भी जाना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को हम लोग सोनोग्राफी से ही देखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं कि क्योंकि बच्चा इस समय काफ़ी बढ़ गया है तो उसमें जो ब्रेन की हड्डी है वो बनी है नहीं बनी, दोनों सही तरह से बने हैं नहीं बने हैं, दोनों पैर मूवमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके पैरों की उंगलियां, उसका स्टमक बबल। और साथ साथ में हम उसी स्कैन में हम लोग डॉपलर्स भी करते हैं जो यूट्राइन आर्टरी डॉपलर्स होता है। यूट्राइन आर्टरी डॉपलर बेसिकली जो बच्चे में आगे आने वाला समय है, मतलब आगे आने वाला उसका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, कि जो मदर है उसको बीपी बढ़ने की शिकायत तो नहीं होने वाली है, या फिर ऐसी चीज़ जिससे बच्चे की ग्रोथ आगे जाके हैम्पर हो सकती है, तो वो हम 12 से 13 हफ्ते के स्कैन में ही पता लगा लेते हैं और उसके लिए जो रिलेटेड वो हम उसी समय पे उसको ऐड कर देते हैं। तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है और इसको करने से पेशेंट्स को आगे आने वाली प्रेगनेंसीज में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अब जो तीसरा स्कैन होता है जो बहुत ज़रूरी स्कैन है वो होता है 18 से लेके 22वें हफ्ते तक। उस स्कैन को बोलते हैं हम टारगेट स्कैन या एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन का मतलब जैसे वर्ड से ही मतलब पता चल रहा है, एनोमली मतलब बच्चे में ऐसी कोई विकृतियाँ जिससे बच्चा अगर आगे बॉर्न होता है तो वो अपने वो नॉर्मल तरीके से जी पाएगा या नहीं जी करते हैं। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम 12 से 13 हफ्ते के बीच में हम पता कर लेते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं, ऐसे जो विकृतियाँ हैं जो हमें 12 से 13 हफ्ते में नहीं दिखी, क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसमें उतना ही उसकी लिमिटेशंस होती हैं सोनोग्राफी की उसको पता करने की। सिंस 12 से 13 हफ्ते के बाद पूरे 2 महीने का समय गुजर चुका होता है और बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, 300-400 ग्राम का बच्चा हो गया होता है, उसके सारे अंग जो होते हैं बहुत अच्छे से सोनोग्राफी में नज़र आते हैं, तो हर छोटी-छोटी चीज़ों को उन एनोमली या टारगेट होता है। पूरा सर से लेकर पैर तक उसकी हर हड्डी का स्टडी, हर ऑर्गन की स्टडी, उसकी नाक का, उसके जबड़ों की हड्डी का, कई बार क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है बच्चों में, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम एनोमली स्कैन से पता करते हैं। इसे कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा अगर इस किसी भी विकृति के साथ पैदा होता है तो वो ऑब्वियसली अपनी मम्मी और पापा के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन वाली चीज़ हो जाती है, या फिर उसको कैरी करने में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ चुका होता है। तो जो चीज़ हम पहले से ही पता कर चुके होते हैं, अगर मान लो उस सोनोग्राफी में हमको ऐसा पता लगता है कि ये बच्चा विकलांग पैदा होने वाला है या फिर कुछ ऐसी विकृति के साथ पैदा होने वाला है जिससे वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, तो हम इसी समय पे उसको टर्मिनेशन का भी एडवाइस कर सकते हैं। अब ये 3 सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर पेशेंट के लिए। अब जो चौथी सोनोग्राफी होती है बेसिकली वो डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, कि पेशेंट क्योंकि हर महीने हमारे पास आता है, हम उसको पेट से एग्जामिन करते हैं, पेट से हम देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ सही है या नहीं सही है, धड़कन उसकी ठीक है या नहीं ठीक है। अगर सब कुछ आखिरी तक सही फिर हम जो लास्ट सोनोग्राफी होती है हम 36 या 35 या 36 वीक्स के दौरान करते हैं, तो उसमें बच्चे की पोजीशन, उसकी जो लाई है, उसके गले में नाल तो नहीं है, बच्चे के आसपास का पानी, ये सब चीज़ें हम उस सोनोग्राफी से मालूम कर लेते हैं। लेकिन अगर
पेशेंट ऑलरेडी हाई रिस्क पेशेंट है, मतलब पेशेंट को ऑलरेडी ट्विन प्रेगनेंसीज हैं, पेशेंट का बीपी बहुत हाई रहता है, पेशेंट में पानी जा रहा है या पेशेंट में खून जाना चालू हो गया है या बच्चा नहीं घूम रहा है, तो हम ये सोनोग्राफी हम किसी भी समय प्रेगनेंसी के किसी भी टाइम पे हम ये सोनोग्राफी कर सकते हैं, देखने के लिए कि बच्चा अंदर कैसा है, उसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके डॉपलर सब नॉर्मल है या नहीं। तो सोनोग्राफी बेसिकली हमारे लिए एक वरदान है हमारी टेक्नोलॉजी का, जिससे हम बच्चे का पूरी ग्रोथ, पूरा उसका स्ट्रक्चर, काफ़ी सारी चीज़ें, जो बच्चा बॉर्न होता है तो उससे पहले ही हम पता कर लेते हैं कि बच्चे के डिफेक्ट ऐसा तो नहीं है जिसके लिए हमें एकदम अर्जेंट सर्जरी पे जाना पड़ेगा, कार्डियक डिफेक्ट तो नहीं है किसी तरह का, या डायफ्रामेटिक हर्निया तो नहीं है, या फिर उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके लिए बच्चे को तुरंत डिलीवरी के तुरंत बाद ही कुछ सर्जरीज पे जाना पड़ सकता है। तो सोनोग्राफी बिल्कुल सेफेस्ट माध्यम है बच्चे के विकास को पता करने का, एंड उससे डरने या घबराना या फिर उसका नंबर लिमिट करके चलना कि हमें इतनी ही सोनोग्राफी करानी है, तो ये बिल्कुल भी उससे डरने की बात नहीं है। मिनिमम 4 सोनोग्राफीज होती है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। तो आई थिंक यू मस्ट हैव कि हम सोनोग्राफी क्यों कराते हैं और हर सोनोग्राफी में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू सो मच।